नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज क्लास आपकी 9 बजे आनी थी, आज 9 बजे नहीं आई बिकॉज ऑफ अब ये जो क्लास आपकी जो लाइव आती थी अब आपको रिकॉर्डेड मिला करेगी। लेकिन अब आप टाइम जो पहले 8 था हमने 9 कर दिया था, लेकिन समय में अगर कुछ आपको लगता है कि अब चूंकि रिकॉर्डेड रहेगी, आपको लगता है कि 8 बजे मिल जाए तो आप बता दीजिएगा, क्लास आपको 8 बजे मिल जाया करेगी। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आप लगातार जुड़े रहिएगा और इसमें कोई भी अगर टेंशन होता है, कोई भी अगर इशू आपका आता है तो आप निसंकोच होकर के आप कह दीजिएगा। चलिए, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बता दूं कि आज क्लास आपकी भले ही जो है लेट में रिलीज हो रही है, लेकिन कल मॉर्निंग में आपको एग्जैक्टली जो टाइम आपका था उसी टाइम पर आपको ये डेली मिल जाया करेगी। कमेंट आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कमेंट आप नहीं कर सकते। प्रीमियर में चलेगा वीडियो, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके रिप्लाई मैं दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो चलता रहेगा मेरे सामने, ठीक है। उसकी टेंशन आप मत लेना, ओके। चलिए, बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले एक सूचना मैं आपको दे दूं कि जो आपका एचईओ परीक्षा जो कि 4 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है, इसी कंटेक्स्ट में आपके लिए एचईओ की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया था, जिसमें आपको 7,625 प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए उस पर आधारित प्रश्न आपको बहुविकल्पीय टेस्ट के रूप में दिए जा रहे हैं। यानी कि अगर आप इस टेस्ट की मैं बात करूंगा तो इसमें आपको 185 टेस्ट मिल जाएंगे आपके सेक्शनल, और 20 जो आपके टेस्ट होंगे वो आपको मिल जाएंगे फुल लेंथ टेस्ट, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर आएगा उसके हिसाब से। यानी कि अगर आप 7,625 प्रश्नों के माध्यम से अगर आपने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया तो मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह से कि यह आपकी परीक्षा रुकेगी। लेकिन इसके लिए शर्त इतनी सी है कि जो भी टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे उसके आप लोग उसको लगातार लगाइएगा, और जो इसमें व्याख्या जो आपको दी गई होगी जो कि बहुत बेहतर है, उस व्याख्या के आप नोट्स बना सकते हैं, उनको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। एचईओ टेस्ट सीरीज लिख करके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर आप सीधे कॉल भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि सर टेस्ट सीरीज तो लगानी है लेकिन सर हमें वीडियो लेक्चर भी करना है, उसके लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर वाले प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि एचईओ का प्रॉपर बैच चल रहा है जहां पर आपको दोनों पेपर के वीडियो लेक्चर, उस पर बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, मंथली मैगजीन आपकी, उस पर बेस्ड वीडियो और कुछ सब्जेक्ट के आपके पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कराया गया है। तो ये भी अपने आप में बहुत बेहतर है। इसमें 5,000 इसकी फीस थी और डिस्काउंट के साथ में आपको 2,500 में मिल जाता है। और अगर मैं बात टेस्ट सीरीज की करता हूं तो टेस्ट सीरीज का जो प्राइस था वो था आपका 1,500, 50% डिस्काउंट के साथ में आपको जो है लगभग ये 899 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी इश्यू होता है तो उन्हीं नंबरों पे आप या इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आइए आज के पहले टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का पहला टॉपिक करंट अफेयर्स का हमारा क्या है। नंबर 1, मौसम सूचना नेटवर्क एवं डाटा प्रणाली तथा यस्टेक। आप जानते होंगे कि इस समय जलवायु परिवर्तन अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनकर के सामने उभरा है। ऐसे में मौसम का एकदम सटीक आकलन, इससे क्या होगा, मौसम के सटीक आकलन से जो कृषि व्यवस्था पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है मौसम का या जलवायु परिवर्तन का, वह नहीं पड़ेगा। यानी कि वेदर फॉरकास्टिंग जो कहीं ना कहीं कई बार जो है नहीं सही हो पाता है, उसमें इतना ज्यादा उसकी एक्यूरेसी अगर हो जाए, उसका हम डेटा अगर हमें मिलता रहे तो निश्चित तौर पर जो हमारे कृषि करने वाले जो किसान भाई हैं उनको एक बड़ा फायदा मिलेगा। इसी संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आप जानते होंगे कि भाई पूरा एग्रीकल्चर लैंड जो हमारा होता है, जो कृषि व्यवस्था होती है, पूरी की पूरी मानसून पर बेस्ड होती है। और अगर किसानों को सही मौसम की जानकारी अगर समय रहते मिल जाए करे तो जो भारी नुकसान उनको होता है ओला से, बारिश से और बाकी चीजों से, वो ना हो पाए, है ना। तो फसल सुरक्षा, सटीक कृषि परामर्श और सटीक उपज के आकलन के लिए जमीनी स्तर पर सटीक मौसम संबंधी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। और इसी संदर्भ में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मौसम सूचना नेटवर्क एवं डाटा प्रणाली और एस्टेक जैसी अत्याधुनिक तकनीकी पहलों का अभी संचालन किया जा रहा है, ताकि एग्जैक्टली डेटा आपको समय रहते बताया जा सके कि भाई अब आपको इस फसल के लिए काम करना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं मौसम सूचना नेटवर्क एवं डाटा प्रणाली के, विंड्स इसको बोलते हैं, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम, इसका उद्देश्य क्या है, देश भर में ब्लॉक और ग्राम पंचायत के स्तर पर हाइपर लोकल मौसम आंकड़ों का एक राष्ट्रीय डेटा तैयार करना या उसका एक आंकड़ा बनाना। स्वचालित मौसम केंद्र, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तापमान, आर्द्रता,
हवा की गति आदि का सटीक डेटा ये इकट्ठा करते हैं अपने आप पे। इसके अलावा ARG सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटिक रेन गॉजेस, यानी कि वर्षा के सटीक और वास्तविक समय के आंकड़े रिकॉर्ड करते हैं। ये जब आंकड़े या जो डेटा बन जाता है तो इसी डेटा के आधार पर जो हमारे किसान भाई होते हैं उनको सूचना दी जाती है कि भाई देखो ऐसा है, अब आपकी फसल धान की लगी हुई है और बारिश बहुत तेज होने वाली है या आंधी तूफान आने वाला है, आप इसको सिक्योर कर लें अपने आप पे, ठीक है। तो डेटा बड़ा काम आने वाला है। फसल बीमा दावों का त्वरित और पारदर्शी निपटान भी हो पाएगा, क्योंकि इसके पास, इससे जो आप ये सिस्टम देख पा रहे होंगे, इससे सरकार के पास एक अच्छा डेटा जो है आ जाएगा, ठीक है। किसानों को समय पर सटीक कृषि परामर्श दिया जाएगा, यानी कि जो एग्रो एडवाइजरी जो होती है वो किसानों को बहुत सही समय पर और सटीक तरीके से दी जाएगी। आपदा जोखिम प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है अपने आप में, और जो अपने आप में पूर्व चेतावनी जो सिस्टम होता है वह मजबूत होगा और समय रहते आपको सारी सूचनाएं दे दी जाएंगी, ठीक है। आप यह भी जानते होंगे कि वर्तमान में यह पहल दरअसल भारत के 7 राज्यों, ठीक है, जिसमें असम, हिमाचल प्रदेश, केरला, उड़ीसा, पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सिस्टम जो है लागू किया गया है। बाकी अलग अलग जो है राज्यों में इसको इंस्टॉल करने की काम चल रहा है। अभी यह संभवतः जो है पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं एसटेक की, यानी कि इसको बोलते हैं यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल उपज के निष्पक्ष और सटीक आकलन के लिए यह अपने आप में क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, जिसके माध्यम से आपके फसल के उपज के लिए एक सही डेटा आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, मौसम संबंधी आंकड़े और मॉडल आधारित तकनीक का उपयोग। अब एक शब्द इसमें आता है रिमोट सेंसिंग, यानी कि इन रिमोट सेंसिंग के माध्यम से मौसम संबंधी जो हमारे पास आंकड़े आएगा, मॉडल आधारित जो तकनीकी है उसका उपयोग करके जो हम आंकड़े हम किसानों को देंगे, तो उसमें रिमोट सेंसिंग का बड़ा योगदान होगा। रिमोट सेंसिंग आपके सिलेबस का पार्ट है, कई बार आप एग्जाम में आता है यहां से प्रश्न। इसमें एक प्रीवियस प्रश्न पूछा जाता है कि भाई बताइए IIRS ये कहां पर है। अगर आप जो है वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि IIRS जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, यह संस्थान कहां पर है। दरअसल यह संस्थान अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के देहरादून में जो है ये आपको देखने को मिलता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS। रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया संभवतः आप जानते होंगे, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि सैटेलाइट जो होते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से जो रेजर्स होती हैं अपने आप में, वह आपके ऑब्जेक्ट से टकरा करके आपके घरों में जो एंटीना होता है उसे कैच करके सीधे जो है ये उपग्रह तक पहुंचाती हैं और सिस्टम में डेटा अपलोड हो जाता है अपने आप पे, है ना। ये प्रक्रिया पूरी पढ़ी होगी आपने, संभवतः नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको टास्क देता हूं कि आप रिमोट सेंसिंग के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके मेंस के पॉइंट ऑफ से ये प्रश्न क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि 2 कॉपी अपने साथ में रखा करिए, एक कॉपी जिसमें मैं आपको टास्क देता रहता हूं, होमवर्क देता हूं कि भाई ये अभी न्यूज में है तो इसमें ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना है आपको। दूसरी कॉपी में क्या रखना है आपको, दूसरी कॉपी में लिखना आपको है कि जो मेंस के प्रश्न होते हैं, जो निबंध के प्रश्न होते हैं, जो करंट बेस्ड इश्यूज होते हैं, उनको वहां पर लिखना होता है। इससे PCS RO की मुख्य परीक्षा में निबंध में आपको एक बहुत बड़ा आंकड़ा मिल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी आंसर राइटिंग की हो जाया करेगी, है ना। और 1-2 प्रश्न मैं आपको लिखने के लिए देता हूं डेली, तो उसका भी आप आराम से उसका लेखन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी अगर बात करते हैं इसके विस्तार की, तो खरीफ फसल 2023 में इसका प्रयोग किया गया था, 24 में खरीफ में प्रयोग किया गया। ये सारे आंकड़े आप यहां पर देख सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी क्या क्या महत्व इसका है आप देख सकते हैं। भाई जलवायु स्मार्ट कृषि आजकल चल रहा है, तुरंत दावा निपटान होगा, पारदर्शिता और सटीकता इससे आएगी, तो निश्चित तौर पर इससे किसानों को एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसी टॉपिक पर बेस्ट आपके सामने प्रश्न बनता है, आप लोग इसका उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। आप लाइव की जैसे ही कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख रहा हूं, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए मौसम सूचना नेटवर्क एवं डाटा प्रणाली, जिसको विंड्स का नाम दिया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसका मुख्य उद्देश्य ब्लॉक और पंचायत स्तर पर हाइपर लोकल मौसम आंकड़ों का राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करना, ठीक है। दूसरा, इस प्रणाली में स्वचालित मौसम केंद्र और स्वचालित वर्षा मापी यंत्र शामिल हैं। अब आप बताओ कि इनमें से कौन सा कथन सही हो जाता है, ठीक है। अभी आपने टॉपिक पढ़ा है, उसी पर बेस्ड ये प्रश्न है, बहुत आसान है। देखो पहला कथन एकदम सही आपको नजर आएगा, ठीक है, डन हो गया। दूसरा भी कहीं ना कहीं सही है अपने आप पे, तो दूसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन में सही हो जाएंगे। सी इज द
राइट आंसर। ठीक, बिल्कुल सही बात, सी। चलिए नेक्स्ट है भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। ठीक है, ये अपने आप पे एक बड़ी योजना है जिसमें 3 बड़े रसायन जो यंत्र जो फैक्ट्रियां हैं वो ओपन की जाएंगी, यानी कि भारत के रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र है ना, ये आजकल इस पे बड़ा काम सरकार कर रही है इस फील्ड में। और इसको दरअसल क्या होना है कि ग्लोबल लेवल पर हमें कंपीट करना है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर अर्थात ग्लोबल लेवल पर अगर हमें प्रतिस्पर्धा बनानी है, उसके लिए भी क्या हो रहा है कि क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन की जो इफिशिएंसी होती है, जो उसकी दक्षता होती है, उसमें सुधार करने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना अर्थात रसायन यानी ग्रांड केमिकल स्कीम यानी कि भव्य रसायन योजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी थी अपने यहाँ पे। यह योजना दरअसल घरेलू विनिर्माण यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्पीड देने के लिए अर्थात उसको गति देने के लिए, उसके विकास के लिए और देश में रासायनिक पार्कों के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसी संदर्भ में इन 3 प्रकार के रासायनिक पार्कों के निर्माण का गठन जो है किया जा रहा है, यह शायद आपको पहले पता होगा। ठीक है, योजना में क्या कुछ खास बातें हैं, कितना बजट का आवंटन किया गया है, लेकिन आपको यह बात भी जाननी पड़ेगी कि दरअसल इस योजना का जो इसकी बात कही गई थी वो वर्ष 2026-27 के बजट में, केंद्रीय बजट में कही गई थी। अब उसी को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, योजना के तहत देश भर में 3 समर्पित रासायनिक पार्क जो है आपके स्थापित किए जाने की बात कही गई है। यह आपको पॉइंट आपको नोट करना है। और अगर बात करते हैं सर इसका टोटल बजट कितना है, मैं अक्सर कहता हूं कि सरकार के कुछ प्रमुख पहले होती हैं, उनमें सरकार बजट कुल कितना आवंटित करती है, यह प्रश्न आंकड़ा पूछ लेता है कितने हजार करोड़ रुपए। जैसे कि जो प्रमुख योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे मनरेगा हो गया, हालांकि अब तो उसका नाम जी राम जी हो गया बदल करके, आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया आपका, ठीक है, मनरेगा हो गया, जी राम जी योजना हो गया आपका, ठीक है, या महिलाओं या युवाओं से संबंधित कोई योजना हो गई जिसको सरकार पहली बार पास करती है, पुरानी योजनाओं पे बजट पास करती है, तो वो आंकड़े आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये आंकड़े जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे उनको आपको रेडी करना होता है। यानी कि इस प्रोग्राम के लिए सरकार ने 33 करोड़ रुपए का जो है बजट प्रस्तावित किया है। ठीक है, जिसमें 30 करोड़ रुपए पार्कों के भीतर साझा बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, 3 करोड़ रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। और यह योजना दरअसल अगर आप देखेंगे इसकी अवधि क्या है इसकी, तो यह योजना दरअसल 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए इसको लागू किया गया है। तो यह पॉइंट भी आपके लिए क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम पीरियड कई बार पूछ लेता है ना। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रति पार्क 10 करोड़ रुपए तक का वित्तीय अनुदान इसमें दिया जाएगा और यह राज्य सरकार का योगदान भी इसमें रहेगा। यानी यह अनुदान तभी दे होगा जब पर्टिकुलर स्टेट द्वारा प्रति पार्क न्यूनतम 500 करोड़ रुपए का वित्तीय योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। यह आपके लिए खास पॉइंट है ना। ऐसा नहीं कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, इसमें शर्त रखी गई है कि भैया यह तभी होगा जब स्टेट गवर्नमेंट आपको इतना करोड़ रुपए देगी। ठीक है, चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, भव्य रसायन योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुदान और राज्य सरकारों के वित्तीय योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प बताना है। बताइए फटाफट, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप पढ़िए फटाफट और इसका आंसर दीजिए जल्दी से। कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, ऐसा नहीं है, सही है पूछ रहा है, यानी कि राइट आपसे पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि भाई केंद्र सरकार प्रति पार्क 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान तभी देगी जब सरकार, जो राज्य सरकार होगी, वो 500 करोड़ रुपए का योगदान देगी तब, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, भारत का परमाणु ऊर्जा रोडमैप एवं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, अभी सरकार नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है 2070 में। क्या 2070 में? अब आप कई बार पढ़ते तो होंगे सर नेट जीरो, लेकिन कभी आपने सोचा कि यह नेट जीरो है क्या? मतलब नेट जीरो इसमें क्या होता है, इसका मतलब यह हो गया कि 2070 तक सरकार का यह प्रयास है कि आप जितना कार्बन एमिशन करते हैं, जितना कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि उन जो भी प्रतिष्ठान आपके होते हैं, जो भी औद्योगिक आपके संयंत्र होते हैं, कंपनियां होती हैं, उनके माध्यम से जितना आप जो है रिलीज करें कार्बन,
उसको अवशोषित हम कर लें टोटल। यानी कि अगर मान लेते हैं कुछ ग्राम, कुछ पीपीएम, जो भी आप किसी भी यूनिट में आप मान लीजिए कि कुछ भी अगर कार्बन अगर रिलीज होता है, उसको हम किसी भी तरीके से उसको हम एब्जॉर्ब कर लें, यानी कि जितना कार्बन आपका रिलीज हुआ उतना हो गया बराबर शून्य, सोख लिया, तो एक तरीके से कार्बन की वैल्यू कितनी हो गई, शून्य होगी अपने आप में। तो इसको बोलते हैं नेट जीरो। यानी कार्बन भले ही कितना निकलेगा, लेकिन हम उसको अलग अलग प्रयासों के द्वारा, अर्थात नवीकरणीय जो हमारे ऊर्जा संयंत्र होते हैं उनके द्वारा, या ग्रीन प्लांटेशन के द्वारा, या कई अन्य तरीके हैं जिनके माध्यम से हम कार्बन को अवशोषित कर सकते हैं। इसीलिए सरकार लगातार आप देख पा रहे होंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर काम कर रही है, चाहे पवन ऊर्जा की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त बिजली हर घर योजना की बात हो, चाहे 20% एथेनॉल की बात हो, चाहे आपके ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात हो। ये सभी पहले कहीं ना कहीं नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम योगदान देती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं आपके सामने उभर के आती हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये सब चीजों को कनेक्ट करके चलिएगा आप लोग, है ना। चलिए, तो अभी सरकार ने क्या किया है, इसी नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने और सतत ऊर्जा सुरक्षित करने के लिए परमाणु ऊर्जा क्षमता के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी दिशा में सरकार ने शांति अधिनियम 2025 पारित करके परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यानी कि जहां पर अभी तक परमाणु ऊर्जा के फील्ड में सरकार काम करती थी, तो अब क्या हुआ है, सरकार ने इसमें प्राइवेट कंपनियों को एंट्री दे दी है कि भाई आप आइए और आप भी अपने इसमें काम कर सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने अचीवमेंट को प्राप्त कर सके अपने। ठीक है, लक्ष्य समय सीमा की अगर बात करते हैं, 2033 तक का हमने इसमें लक्ष्य रखा है, अर्थात कम से कम 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चालू करना है 2033 तक। 2031-32 की बात करते हैं तो वर्तमान परमाणु क्षमता कितनी है, 8.78 गीगावाट है, और इसको बढ़ा करके हमें 2031-32 तक कितना करना है, 22 गीगावाट करना है। और यही प्रश्न आप एग्जाम में सीधे पूछ लेगा कि अभी 22 गीगावाट का टारगेट किस वर्ष तक का है, या 2031-32 तक कितने गीगावाट का टारगेट रखा गया है, आपको बताना रहेगा। इसके अलावा 2047 तक अगर बात करते हैं, चूंकि 2047 में भारत ने विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, ऐसे में 2027 तक इसका लक्ष्य कितना है, 100 गीगावाट का है अपने आप में। यानी कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना, ये 2027 तक का हमारा लक्ष्य है। तो ये फैक्ट भी हो जाएगा आपके लिए क्या, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कई सारी प्रौद्योगिकियां हैं, जिसमें आप देखेंगे तो भारतीय स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, जिसमें 220 मेगावाट की क्षमता वाला स्वदेशी समार है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है चीजें आपको यहां पर दी हुई हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ज्यादा पढ़ूंगा तो टाइम और ज्यादा आपका चला जाएगा, इसको आप छोड़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार इसके सारे लाइनें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस अब इस पर बन जाएगा छोटा सा प्रश्न। बताइए, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षमता लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिएगा, असत्य पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। अब आप बताइएगा इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा। यह भी अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण है ना। 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं, 4 में से एक स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, देखो डी वाला पढ़िए आप लोग कि भारत ने 2030 तक सभी परमाणु रिएक्टरों का पूर्ण निजीकरण करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा नहीं है, पूर्णतः निजीकरण नहीं किया जाएगा, कुछ मामलों में एंट्री की गई है निजी सेक्टर की, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से इसको निजीकरण इसका कर दिया जाएगा। तो डी क्या है, अपने आप में रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आप जानते होंगे 23 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग विविध भारती से, ठीक है, आकाशवाणी से परिचित ही होंगे। निश्चित तौर पर आप लोगों ने विविध भारती पर बहुत सारे गाने आदि सुने होंगे पहले। इनका एक विकास का एक क्रम रहा है इसमें, ठीक है। और ये जो आप रेडियो सिस्टम आप देख पा रहे होंगे, ये पहले किसी एक निजी कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये भी आप जानते होंगे। थोड़ा सा इसके हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो 23 जुलाई 1927 का दिन भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। अर्थात उसी समय भारत में पहला व्यावसायिक रेडियो प्रसारण बॉम्बे यानी कि अभी जो है मुंबई जो कि है स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नामक एक निजी संस्था के द्वारा शुरू हुआ था। यह दिन आपके लिए है महत्वपूर्ण। उसके बाद 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है।
अर्थात इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल के क्या कर दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। यह फैक्ट भी आपके लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आता है 1956। 1956 की अगर मैं बात करता हूं तो उस समय इसका नाम क्या कर दिया गया, आकाशवाणी, है ना, आकाशवाणी, अब जो कि आप लोग सुनते होंगे। यानी कि ऑल इंडिया रेडियो को ऑफिशियली अब क्या कहा गया, आकाशवाणी का नाम दे दिया गया। और आकाशवाणी जो शब्द है, कभी आपसे पूछे कि भाई ये शब्द किस लिए आया था, कब आया था, तो आप रविंद्रनाथ टैगोर जी को जानते होंगे। दरअसल यह शब्द जो है सुप्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर के एक गीत और कविता से प्रेरित था और उसी से यह शब्द आकाशवाणी लिया गया था। बाकी उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ेंगे, आता है वर्ष 1957 का। और वर्ष 1957 में जो आप एक बहुत फेमस चैनल जानते होंगे, इसका नाम क्या है, विविध भारती। ठीक है, विविध भारती सेवा का शुभारंभ 1957 में हुआ, जहां पर अलग अलग प्रकार के संगीत, नाटक, कहानियां और बहुत प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। शाम 8 बजे हवा महल कार्यक्रम भी आता था, आप लोग उसको भी जानते होंगे, समझते होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बाकी अगर मैं इसके ध्येय वाक्य की बात करता हूं, बहुत आसान है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये इसका क्या है, ध्येय वाक्य है। एक बात ध्यान रखिएगा, इससे हमारी जो अलग अलग सेनाएं हैं या हमारे जो अलग अलग प्रतिष्ठान हैं, उनके अलग अलग ध्येय वाक्य हैं। कई बार क्या होता है, आप एग्जाम में उन ध्येय वाक्य को आपसे पूछ लेता है, तो इन जो ध्येय वाक्य होते हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आप जानते होंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में इन आकाशवाणी चैनलों आदि के माध्यम से बड़े स्तर का जो है जागरूकता अभियान चलाया जाता था। ठीक है, चलिए बाकी रेडियो का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा है हमारे जीवन में, आप जानते होंगे। अभी तो मोबाइल फोन, टीवी आदि इतने बड़े स्तर पर आ ही गया है, लेकिन पहले एक ही सहारा था, रेडियो। और रेडियो जन जन तक आवाज पहुंचाने की सरकार के और बाकी योजनाओं को एक सशक्त माध्यम था। चलिए अब इसी पर बेस्ट आपके सामने छोटा सा बन जाएगा प्रश्न। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में प्रतिवर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 1927 में इसी दिन बॉम्बे, तत्कालीन बॉम्बे और वर्तमान में मुंबई से देश का पहला संगठित रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। अब आप बताओ इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के कई बार सही की जगह पर सही नहीं शब्द लगा देता है ना, फिर आप जल्दबाजी में उसको गलत करके चले आते हैं। बताइए इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा भाई। देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों कथन आपको नजर आएंगे सही। ठीक है, दोनों कथन आपको नजर आएंगे सही, नहीं कि सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें हो जाएंगे आपके सही। अब है ISSF विश्व कप और भारत का प्रदर्शन, इसमें लगातार भारत जो है प्रदर्शन अच्छा कर रहा है इसमें, और भारत के लिए कई सारे मेडल जो है अभी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो ये आपके लिए बड़ा हो जाएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए, यानी कि हाल ही में आयोजित ISSF, ठीक है, यानी कि जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, इसमें विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन प्रतियोगिता में भारतीय जो निशानेबाज हैं संयम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीत करके भारत का पदकों का खाता खोल दिया था, है ना। आप जानते होंगे कि संयम ने फाइनल मुकाबले में 243.4 अंक हासिल करके दूसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, आप जानते होंगे यह उनके लिए अंतरराष्ट्रीय कैरियर का दूसरा और ISSF विश्व कप पदक है अपने आप में। इससे पूर्व वे पूर्व जूनियर विश्व चैंपियनशिप तथा एशियाई चैंपियन भी रह चुकी हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि ऑलरेडी उनके नाम थी और ये उपलब्धि भारत के लिए बड़ी अच्छी मानी जा रही है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में भारत का 36 सदस्यीय दल जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। भारतीय एथलीट राइफल पिस्टल शॉटगन श्रेणियों की व्यक्तिगत तथा मिश्रित टीम स्पर्धाओं में कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा ISSF के बारे में, चूंकि ये चर्चाओं में है तो निश्चित तौर पर इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ISSF अर्थात अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1907 में। और अगर इस ISSF के हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय की बात करूंगा तो इसका मुख्यालय कहां पर है, म्यूनिख, जो कि है आपके जर्मनी में। ठीक है, यह विश्व स्तर पर ओलंपिक और गैर ओलंपिक निशानेबाजी खेल स्पर्धाओं को नियंत्रित करने वाली शासी निकाय है अपने आप में है। ठीक है, यानी कि एक गवर्निंग बॉडी है अपने आप में। ठीक, चलिए अब आप बताइए
इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाल ही में ISSF विश्व कप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए, बताइए। वेरी वेरी इजी बट है इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सी बात है। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयम, बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। भारत रोमानिया संबंध एवं रोमानिया का भौगोलिक एवं राजनीतिक परिचय। अभी रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, ठीक है, ने भारत की जो राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनको डॉक्टरेट की एक मानद उपाधि जो है से सम्मानित किया है। ठीक है, तो क्यों सम्मानित किया? क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो भी विशिष्ट कार्य किए गए हैं, सामाजिक कार्यों से लेकर के जनजातीय विकास से लेकर के अलग अलग, उनके उन्हीं उत्कृष्ट योगदान के लिए ही दरअसल यहां मानद उपाधि इनको जो है दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय ने इस सम्मान को हमारे पूरे देश को यानी कि 140 करोड़ लोगों को जो है ये समर्पित कर दिया है। अब बात थोड़ा सा रोमानिया की कर लेते हैं। तो रोमानिया के बारे में कई सारे फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसके शासन प्रणाली की बात करते हैं तो यहां पर अध्यक्ष लोकतांत्रिक जो है गणराज्य है अपने आप में। राजधानी रोमानिया की कहां पर है? राजधानी अर्थात किसकी कैपिटल है आपके बुखारेस्ट में। मैं अक्सर आपसे कहता हूं जब भी कोई देश चर्चाओं में रहा करे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। वहां के पीएम कौन है, वहां के प्रेसिडेंट कौन है, वहां के सीमाएं किन देशों से लगती हैं, कौन से आसपास उनके समुद्र हैं, ये सब फैक्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, सरकार के जो पीएम है वहां के मार्शल सियालाकू हैं। संसद वहां की क्या है? द्विसदनीय है अपने आप पे। ठीक है, चैंबर ऑफ डिप्यूटीज और सीनेट अपने आप पे। आधिकारिक भाषा यहां की क्या है? रोमानियाई है अपने आप पे। ठीक है, और मुद्रा जो है मुद्रा रोमानियाई लीव मानी जाती है। अगर मैं बात करता हूं रोमानिया किस किस अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य देश है, तो वो यूरोपीय संगठन का है, नाटो का है, संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन का है और OSCE का है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस पर भी बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं कि भारत निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य देश है या किस संगठन का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में इस बात को आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसके भौगोलिक स्थिति अर्थात इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स और इसके बाउंड्रीज की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी अवस्थिति जो है, इसकी जो लोकेशन है वो कहां पर है? इसकी लोकेशन है दक्षिण पूर्वी यूरोप तथा बाल्कन प्रायद्वीप का उत्तरी भाग। इसकी क्या है? लोकेशन है अपने। ये यहां पर मैप में आप इसको रोमानिया को यहां पर देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा इसकी सीमाओं की अगर मैं बातचीत करता हूं आपसे, तो स्थलीय सीमाएं रोमानिया की कुल 5 देशों के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा होती है। नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए उत्तर एवं पूर्व में यूक्रेन है। आपके उत्तर एवं पूर्व में देखिए यूक्रेन है। ये देखिए आपका यूक्रेन नजर आ रहा होगा यहां पे। ठीक है, दूसरा उत्तर पूर्व की अगर मैं बात करता हूं, ये यूक्रेन है ना। उत्तर पूर्व की बात करूंगा तो मोल्डोवा। अब उत्तर और पूर्व कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये कहां पर है? मोल्डोवा हो गया आपका। दक्षिण में आप देखेंगे तो बुल्गारिया आपको मिल जाएगा। दक्षिण दिशा ये है, ये देखिए सामने आपके बुल्गारिया मिल गया। दक्षिण पश्चिम में आपको मिल जाएगा सर्बिया। दक्षिण पश्चिम में देखिए सर्बिया मिल गया आपका। ठीक है, डन। पश्चिम में आपका हंगरी मिल जाएगा। पश्चिम में पूरा हंगरी मिल गया आपको। ठीक है, और जलीय सीमा की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व में काला सागर। दक्षिण और पूर्व क्या हो गया? ये हो गया काला सागर आपका, ब्लैक सी मिल जाता है आपका। तो ये इसकी क्या है? जलीय सीमा है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके अगर दिखाऊं तो यहां पर आप इसकी पूरी लोकेशन को आप इसको बढ़िया तरीके से देख पा रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, मिल गया। तो ये 5 देशों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। कौन? रोमानिया। और इसके दक्षिण पूर्व में आपका ब्लैक सी यहां पर नजर आ रहा होगा। ये देखिए रोमानिया की सीमाएं इससे साझा हो रही हैं अपने आप पे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न अक्सर आप एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक एक चीजें आप यहां पर इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सारी सीमाएं आपके यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़े हम लोग। बाकी एक नदी यहां की प्रमुख है डैन्यूब नदी, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी जो रोमानिया की दक्षिणी सीमा बनाती है और काला सागर में गिर करके विशाल डैन्यूब डेल्टा का निर्माण करती है। और ये अपने आप पे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी ये क्या है? शामिल है अपने आप पे। डैन्यूब नदी के बारे में कई बार प्रश्न आया हुआ है, आप जानते होंगे। ठीक है, बाकी कार्पेथियन पर्वत
ठीक है, जो देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है, यह भी आप यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग जो ज्योग्राफिकल स्टेट होते हैं, जो इसके होते हैं स्टेटस होता है, वो आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, बाकी इंडिया के साथ में 1948 में अगर आप देखेंगे तो औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और उसके बाद से कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन गंगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन संकट के समय में रोमानिया ने भारतीय नागरिकों एवं छात्रों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए एक प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन गंगा था ये, है ना। चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। रोमानिया की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, रोमानिया की सीमा दक्षिण पूर्व में काला सागर से लगती है। ठीक है। दूसरा, डैन्यूब नदी रोमानिया की सीमा बनाते हुए काला सागर में गिरती है। ठीक है। रोमानिया की सीमा केवल 3 यूरोपीय देशों से लगती है। अब आप बताओ किसका क्या हो जाएगा उत्तर। अच्छा प्रश्न है, 3 विकल्प वाला है ना। बताइएगा आप लोग। जहां कोई पॉइंट ना समझ में आए तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, इसमें कोई एक बट आपको नहीं करना है। राइट, चलिए देखो, ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 सही है, ये नहीं है। रोमानिया की सीमा दरअसल 5 देशों के साथ लगती, 3 से नहीं होती। ये रॉन्ग है आपका। 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक बॉस, चलिए। भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते के तहत ये आ गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आपके लिए, यानी कि 20 जुलाई 2026 को भारत ने जिनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन। अच्छा मुझे बताओ कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है और इसके अध्यक्ष कौन है और इसका मुख्यालय कहां पर है। ये 3 फैक्ट आप मुझे जल्दी जल्दी से बताओ, क्योंकि मैंने क्लास में आपको एक बार नहीं 10 बार मैंने आपको बताया होगा। WTO के बारे में, IMF के बारे में, ठीक है, ब्रिक्स के बारे में, क्वाड के बारे में, अलग अलग अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में मैंने आपको 10 बार बताया होगा, 20 बार बताया होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि इसका जो 3 मैंने प्रश्न पूछे उसका उत्तर बताइएगा। तो अभी भारत ने जिनेवा में WTO को अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सपेक्टेंस सौंप दिया है, अर्थात जिसके साथ ही वह इस ऐतिहासिक मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते में शामिल होने वाला दरअसल पूरे विश्व का 123वां देश जो है बन गया है। ठीक, आप जानते होंगे इससे क्या होगा। इससे समुद्र में जो अवैध व्यापार होता है अपने आप में, ठीक है, अनियमित मछली पकड़ने की प्रक्रिया होती है और बहुत सारी ऐसी अनवांटेड गतिविधियां होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो अब इससे जो है कहीं ना कहीं सरकार को इससे बड़ा फायदा मिलेगा और इन मछली पकड़ने की गतिविधियों और संसाधनों के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा देने वाली सरकारी सब्सिडी पर रोक लगाता है। ये जो पूरा समझौता हुआ है इसकी खास बात है। क्या खास बात है? खास बात यह है दोस्त कि इसके दायरे से एक्वाकल्चर और अंतर्देशीय मत्स्य पालन को पूरी तरीके से बाहर रखा गया है और इसका अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली जो बेनिफिट होगा वो डायरेक्टली बेनिफिट कहीं ना कहीं भारत को मिलेगा, क्योंकि इससे देश के झींगा निर्यात और पारंपरिक एवं छोटे मछुआरों के हितों पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अपने आप पे। तो ये भारत के संदर्भ में अपने आप पे एक अच्छी कूटनीतिक जीत है। ठीक है, अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसी पर बेस्ट प्रश्न जो बन रहा है। 20 जुलाई 2026 को विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला कौन सा सदस्य देश बन गया है? भारत जो है 123वां। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। चर्चाओं में रहा है, आप जानते होंगे अपने आप में, है ना। सरकार महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए लगातार काम करती रहती है। इसी संदर्भ में आप देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की मंजूरी भी हाल ही में दी गई है। अर्थात इसके तहत राज्य में जो ग्रेजुएट स्तर के जो शीर्ष 5% जो मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी जो है प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? छात्राओं को, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र की जो छात्राएं होती हैं उनको उच्च शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाने के लिए और परिवहन की जो समस्या कहीं ना कहीं होती है जिसकी वजह से महिलाएं या लड़कियां कॉलेज नहीं जाती हैं सिक्योरिटी की वजह से या कई अन्य कारणों की वजह से, उनमें यह जो स्तर है वो सही होगा और अब लड़कियां जो है अपने स्कूल जा सकेंगी आराम से। ठीक है, तो जो ड्रॉप आउट जो सिस्टम था कॉलेज का वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा अपने आप में। ठीक, चलिए पूछेगा सीधे सीधे रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना कहां की है? उत्तर प्रदेश की है। क्यों है? मेधावी 5% मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। क्यों? महिलाओं को सशक्त करने के लिए और जो ड्रॉप आउट सिस्टम जो चल रहा है अपने आप पे बड़े स्तर का वो कम हो जाएगा।
हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का मुख्य लाभार्थी वर्ग कौन सा है? बताइए। कक्षा 10वीं और 12वीं की सभी छात्राएं, स्नातक स्तर की मेधावी शीर्ष 5% छात्राएं, या ग्रामीण क्षेत्रों की सभी कामकाजी महिलाएं, या फिर राज्य स्तर पर पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी? क्या हो जाएगा इसका उत्तर बाबूजी? बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से। आसान है, कोई कठिन ऐसा नहीं कि आप नहीं बता पाएंगे इसको, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बाबूजी लोग ऑप्शन नंबर ये, क्या? बी, स्नातक स्तर के मेधावी, यानी कि जो शीर्ष 5% जो छात्राएं होंगी उनको इनमें शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया आज का हमारा करंट अफेयर्स। बाकी आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, आप चाहें तो इसका उत्तर हमें बता सकते हैं आसानी से, इसमें कोई समस्या आपके लिए नहीं है, ठीक है। और अब कुछ मेंस के मैं प्रश्न आपको देता हूं, उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जिसमें से सबसे जो अहम आपके लिए प्रश्न हो जाता है वो ये हो जाता है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। त्वरित न्याय की दिशा में फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन एक प्रभावी कदम है, परंतु न्यायिक ढांचे की ढांचागत सीमाएं इसके क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं। हाल ही में परीक्षा लीक मामलों हेतु गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट के संदर्भ में कथन का विश्लेषण कीजिए। बहुत अच्छी है बात है, फास्ट ट्रैक के बारे में पूरा आपको जो है ऑपरेशन करना है इस उत्तर का, प्रश्न का, ठीक है। इसके लिए आप इसको लिख करके आप इस दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, 8604409201। आप इसे कॉपी लिख के भेज दीजिएगा, कॉपी चेक हो जाएगी आपकी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा का एसआरटी प्रोग्राम चल रहा है, आप उसमें भी जुड़ करके आप लगातार ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के सागर, जिसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दृष्टिकोण के आलोक में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक कूटनीति में भारतीय नौसेना की उभरती भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मैंने कई बार कहा कि सागर प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड ये प्रश्न है, बताइएगा आप लोग, लिखिएगा इसको। नेक्स्ट है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों और निजी उद्योग साझेदारों के बीच बढ़ता सहयोग आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रहा है? उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, विथ एग्जाम्पल आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये तीनों प्रश्न आप एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी आरओ की परीक्षा के लिए, पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, बीओ के लिए, और बाकी जो अदर स्टेट के पीसीएस के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, वहां पर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर आपके सामने हमारे डिकोड एग्जाम के बहुत सारे कोर्सेज लिखे हुए हैं, जिसमें आपका अभ्युदय बैच है, संकल्प बैच यानी कि बीओ का बैच है, पीसीएस का प्री बैच, पीसीएस का फाउंडेशन बैच, इलाहाबाद हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज उसका बैच, एचयू की टेस्ट सीरीज उसका बैच, ठीक है, करंट अफेयर्स बूस्टर, और ये सारे प्रोग्राम आपको एक एक करके यहां पे लिखे गए हैं। आपको जिस भी प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करना होगा, जुड़ना चाहते हैं, आप उसके लिए इन दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी कोर्स लिखना होगा उस कोर्स का नाम लिख करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी कल हम लोग मिलेंगे अपने ठीक उसी समय पर जितने बजे क्लास आपकी आती थी, ठीक है। तो कोई भी समस्या अगर होती है तो आप आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। कल मिलेंगे, अब कल से क्लास हमारी रिकॉर्डेड ही मिलेगी आपको, ठीक है, यानी कि कल ही क्लास आज रिकॉर्ड हो जाएगी, जो कि आपको कल प्रीमियर के रूप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, कल मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।